यार क्या मस्त एपिसोड था। चलो एक छोटा रिकैप। रियो और उसका 2 साल का भाई सीरो दोनों ने अपने पेरेंट्स को एक ट्रैजिक प्लेन क्रैश में खो दिया। और अब वो एक स्कूल की चेयरवुमन से मिलने जा रहे हैं जो उसी क्रैश में अपने बच्चे खो चुकी है। और अब वो इन दोनों बच्चों को अडॉप्ट करना चाहती है। बस यहीं से शुरू होता है पूरा ड्रामा। जब ये लोग चेयरवुमन के ऑफिस में घुसते हैं ना, मैडम सीधा बोलती हैं, तुम लोग इतनी लेट क्यों हो? मैं सुबह से वेट कर रही हूँ। और भाई सीरो तो लिटरल सैवेज निकला। सीधा उन्हें शैगी बोल देता है। मैं बोला, अरे भाई, ये 2 साल का है या रोस्ट मास्टर? रयू फटाफट उसका मुंह बंद करके माफी मांगता है। चेयरवुमन थोड़ा शांत होकर बोलती हैं, अच्छा, मेरे साथ रहना है ना, तो स्कूल में पार्ट टाइम बेबी सिटर का काम करना पड़ेगा। और मैंने सोचा, बस ये तो डील सही है। फिर सेवा उन्हें डे केयर ले जाता है एंड वहाँ सारे छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं। सेवा बताता है कि ये बेबी सिटर क्लब उसके बेटे ने शुरू किया था, लेकिन कोई ज्वाइन करने नहीं आया, सो क्लब कभी बना ही नहीं। रयू हीरो मोड में बोल देता है, मैं इस क्लब का फर्स्ट मेंबर बनूंगा, मैं पूरी मेहनत करूंगा। सेवा इमोशनल हो गया। नोबिलिटी ने आंखों में पानी ला दिया। मैंने बोला, भाई तू ओवर एक्टिंग की दुकान है क्या? जब रयू डे केयर का दरवाजा खुलता है, पूरा सीन फनी हो जाता है। सारे बच्चे खेलना छोड़कर स्टैचू बन जाते हैं और अगले ही पल सब भागकर सेवा के पीछे छुप जाते हैं। एक बच्चा केयरटेकर का कान खींचकर उसे उठाता है। वो केयरटेकर खुद को इंट्रोड्यूस करता है, ऊसा याहो, स्कूल का ग्रेजुएट और यहाँ का केयरटेकर। किड्स पूछते हैं, क्या हम इनके साथ खेल सकते हैं? ऊसा बोलता है, पहले इंट्रोड्यूस हो जाओ। और सब एक साथ अपना नाम चिल्लाते हैं। लिटरल मिनी केओस। फिर वो नेमिंग ट्रेन शुरू होती है। कीरन, फिर ताका, फिर तकुमा और उसका ट्विन कजूमा, सबसे छोटा मिदोरी। रयू सीरो को नीचे रखता है। तभी ताका बोलता है, मॉन्स्टर आ गया, अटैक मॉन्स्टर सीरो। और मैं बोला, भाई ये क्या टॉक्सिक लॉबी है? रयू बोलता है, मैं मॉन्स्टर बन जाऊंगा। और बच्चे उस बेचारे पर तलवार, चीक्स खींचना सब कर देते हैं। सीरो अपने भाई को बचाने की कोशिश करता है, पर हर बार गिर जाता है। क्यूट प्लस सैड दोनों लगे। रियू कहता है, तुम कहीं और खेल लो, मैं हैंडल कर लूंगा। सीरो किताब उठाकर शांति से बैठ जाता है, पर क्लियरली वो लोनली फील कर रहा होता है। ऊसा उसे देखकर पूछता है, बिग ब्रदर चाहिए? सीरो हिलाता है। ऊसा समझ जाता है, इसको अटेंशन चाहिए। फिर वो रियू को बुलाकर कहता है, मेरा शिफ्ट खत्म, अब तुम संभालो। रियू बोलता है, हाँ संभाल लूंगा। और मैं बोला, भाई तू ओवर स्मार्ट बन रहा है, पर ठीक है। फिर केओस का राउंड 2 शुरू। रयू मिदोरी का डायपर बदल रहा है। तभी ताका फिर अटैक कर देता है। किरण पूछती है, हंग्री हो? मैंने खाना बनाया है। और फिर मिदोरी को खींचकर बोलती है, मैं ममा बनती हूँ। रयू उसे रोकने जाता है। तभी ट्विंस दौड़कर आते हैं और उसके बनाए खाने पर ही गिर जाते हैं। कजूमा रोने वाला होता है, पर रयू उसे उठाकर प्यार देता है। ताका थोड़ा मैजिक लाइन बोलता है, पेन पेन फ्लाई अवे, और बच्चा ठीक हो जाता है। किरण का खाना बर्बाद हो जाता है। वो सैड हो जाती है। रयू उसे चेयर अप करता है। मिदोरी रोने लगती है। रयू उसे उठा लेता है। और ताका फिर उसके कान खींचने चढ़ जाता है। भाई लिटरली रयू इक्वल्स टू ह्यूमन प्लेग्राउंड। सीरो दूर अकेला बैठा है, क्लियरली सैड। फिर सबके पेरेंट्स आते हैं और बच्चे उनके पास भाग जाते हैं। मदर्स पूछती हैं, और तुम कौन? रयू प्राउडली बोलता है, मैं नया हेल्पर हूं और ये मेरा बेबी ब्रदर सीरो। सब सीरो को हेलो बोलती हैं। सब जा रहे होते हैं, तभी ताका का बड़ा भाई आता है, हयातो। वो रयू से पूछता है, तुम न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट हो? मैं भी थर्ड ईयर में हूँ। रयू सोचता है, बंदा थोड़ा स्कैरी है पर लगता डिसेंट भी है। फिर ताका ड्रामा शुरू करता है। ताका बोलता है, मैं रयू के साथ और खेलूंगा। और फिर वो रयू पर वार कर देता है, सीधे मार देता है। बच्चा रोने लगता है। रयू समझाता है, अरे इतना जोर से मारने की क्या जरूरत थी? ताका गुस्से में हयातो की टांगों पर भी मार देता है और उसे मीनी बोलता है। हयातो बोलता है, भाई अपने छोटे भाई का ध्यान रखो, वो अकेला बैठा है। रयू एहसास करता है, हाँ सही बोल रहा है। हयातो ताका को लेकर निकल जाता है। रयू सीरो के पास आता है, बुक पढ़ूं तुम्हें? लेकिन तभी सीरो अचानक उसके गोद में गिर जाता है, जोर जोर से सांस लेते हुए। रयू डर के मारे भागकर हयातो को पकड़ लेता है। मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मेरे भाई को फीवर है। हयातो तुरंत ताका को माँ के ऑफिस में छोड़ता है और दोनों भागते हुए हॉस्पिटल जाते हैं। रास्ते में रियो का दिल टूट रहा होता है। मैं अपने बेबी भाई को अकेला कैसे छोड़ दिया, क्या सोच रहा था मैं? हॉस्पिटल में डॉक्टर बताता है, फीवर स्ट्रेस की वजह से है, एनवायरनमेंट चेंज से। थोड़ा आराम करेगा तो ठीक हो जाएगा। नर्स कहती है, जैसे ही जागे घर ले जाना। रियो बाहर आकर पेरेंट्स को कॉल करने जाता है, लेकिन फोन पर ही उसके आंसू गिरते हैं। उसे याद आता है, माँ बाप अब नहीं है, वापस नहीं आएंगे। रियो फूट फूट कर रोने लगता है। सैरो अब बस मेरा है, सिर्फ मेरा।
तभी पीछे से चेयरवुमन उसका कंधा पकड़ती है। फाइनली तुम रोए। फ्यूनरल वाले दिन तुम तीनों ही रोए नहीं थे। वो कहती है, जो खो गए हैं वो वापस नहीं आएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अकेले हो। रियो की आंखों में फिर आंसू आ जाते हैं। नर्स सैरो को लेकर आती है रोता हुआ। सैरो अपने हाथ आगे करता है। भैया। रियो उसे कसकर पकड़ता है। इडियट, मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया? उसके दिल में आता है, क्या सैरो को भी समझ आ गया है कि उनके पेरेंट्स कभी वापस नहीं आएंगे? रात को चेयरवुमन खुद आकर उनकी चादर ठीक करती हैं। रियो आंसू रोक नहीं पाता। वो सही कहती है, कोई सच में अकेला नहीं होता। सुबह चेयरवुमन पूछती हैं, ये बेकार से फूल कहाँ से आए? सेवा बताता है, रियो और सैरो ने आपके लिए तोड़े थे। चेयरवुमन ब्लश करके बोलती है, अच्छा, फेंकना मत, रख दो। क्लास में टीचर रियो को इंट्रोड्यूस करने बोलता है। रियो हकलाने लगता है, लेकिन हयातो को देखता है और कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो साफ साफ अपना इंट्रोडक्शन दे देता है। डे केयर में ताका पूछता है, सैरो, चलो मेरी फेवरेट बुक पढ़ते हैं। सैरो सिर हिलाता है। बाकी बच्चे भी एक्साइटेड। फिर रात को रियो उन्हें पावर रेंजर्स की किताब पढ़ता है। ताका कहता है, मैं रेड रेंजर। बट ट्विंस झगड़ते हैं, नहीं मैं, नहीं मैं। किरण, मैं पिंक रेंजर। ऊसा तो केयर टेकर तो मिदोरी को पकड़कर सो ही जाता है। अगली सुबह रियो उठता है तो सैरो उसके सीने पर सोया होता है। वो उसे कसकर हक करता है। अब मॉम डैड नहीं है, बस हम दोनों हैं। तभी दरवाज़ा धड़ाम से खुलता है। चेयरवुमेन के शैगी अंदर आती है। उठो, स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। सैरो उसके बाल पकड़कर फिर बोल देता है, शैगी। वो चिल्लाती है, एक बार और बोला तो तेरे जैसे बाल काट दूंगी। सेवा मन ही मन इमेजिन करता है, क्यूट लगेगा एक्चुअली। चेयरवुमेन रियू को नया स्कूल यूनिफॉर्म देती है। तुम आज से मेरे अकेडमी के स्टूडेंट हो। रियू इमोशनल हो जाता है। इतना सब मेरे लिए? डे केयर में ऊषा शौक में, चीप स्टेक हैग, यूनिफॉर्म खरीद लाई, वाह वाह। रियू सैरो से कहता है, मैं क्लास जा रहा हूँ, लंच तक आता हूँ। क्लास जाते समय सब लोग उसे घूरते हैं। रियू शर्माता है। तभी हयातो आता है। वो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि तुम बच्चों के साथ घूम रहे हो। रियू पीछे मुड़ता है और शौक। ताका और सैरो पीछे पीछे आए हुए हैं। भैया। सैरो उसे हक कर लेता है। बाकी बच्चे भी, रियू भैया खेलो। रियू पब्लिक शेम मोड ऑन। हयातो गुस्से में मुक्का उठाता है, चुप हो जाओ। ताका रोते हुए भागता है, पूपी हेड। और वो एक डरावनी लड़की से टकरा जाता है, इनामदा। वो चिल्लाती है, ये स्कूल प्लेग्राउंड नहीं है, बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं? बच्चे डरकर रियू को पकड़ लेते हैं। रियू माफी मांगता है, सबको डे केयर वापस ले जाता है। लोग कहते हैं, इनामदा टॉपर है, पर एटीट्यूड देखो। वो सबको इग्नोर करके चल देती है। तो भाई डे केयर वापसी का पूरा सीन बड़ा मजेदार और थोड़ा इमोशनल था। रियू और बाकी बच्चे डे केयर लौटते हैं और प्रेडिक्टेबली ऊसा पहले से ही यूजुअल मोड में सो रहा होता है। हयातो सीधा उसको हल्का सा मारकर उठाता है, उठ जा, ड्यूटी पे हो। ऊसा नींद से लड़खड़ाते हुए उठता है और तभी रियू नोटिस करता है कि सैरो अब भी पूरे इंसिडेंट से थोड़ा सैड है। रियू उसके सिर पर हाथ फेरकर उसे चीयर अप करने की कोशिश करता है। तभी इनामदा अंदर आती है, ताका का लंच लेकर। उसकी माँ, जो स्कूल में टीचर है, ने भेजा था। बच्चे उसे देखते ही डर के मारे कांपने लगते हैं। विलन आ गई। वाइब्स पूरी जूम इन ड्रामेटिक तरह की। इनामदा बस लंच देकर जाने लगती है। तभी ऊसा अचानक पेट पकड़कर बोलता है, आह, मेरा स्टमक, बहुत दर्द हो रहा। हयातो, मुझे नर्स रूम ले चलो। और वो रियू और इनामदा को बोल जाता है, किड्स का ध्यान रखना, मैं आता हूँ। रियू और इनामदा लिटरली शॉक में। व्हाट? ये दुओ डे केयर संभालेगा? रियू बोलता है, तुम क्लास में लौट जाओ, मैं संभाल लूंगा। बट इनामदा फिर भी रुकती है। उजेदा ने मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं जाऊंगी नहीं। लेकिन बच्चे सीधे रियू के पीछे ऐसे छिपते हैं जैसे गिलहरियां बिल में छुपती हैं। इनामदा को देखकर सबका सीपीयू लैग हो जाता है। इनामदा हेल्प करने के लिए मिदोरी को उठाने की कोशिश करती है। जैसे ही बोलती है, मैं बस हेल्प करना चाहती हूँ, मिदोरी उठकर रोने लगती है और पूरा केओस शुरू। ताका तो उसका हल्का प्लास्टिक स्वॉर्ड लेकर पोक करता है, विलेन अटैक। बाकी बच्चे भी उसके पीछे पड़ जाते हैं। इनामदा गुस्से में दहाड़ती है, किसको विलेन बोल रहे हो तुम लोग? और सारे बच्चे स्टैचू बन जाते हैं। रियू देखता है कि इनामदा की आंखों में आंसू आ रहे हैं। वो तुरंत बच्चों को कहता है, माफी मांगो अभी। लेकिन इनामदा बोलती है, फोर्स्ड अपॉलॉजी की जरूरत नहीं है। मुझे तुम पर तरस आता है रियू, तुम्हें इतनी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। रियू हंसकर बोलता है, ये बच्चे बोझ नहीं हैं, ये प्यारे हैं। बस ये सुनते ही इनामदा उसे तकिया मार देती है। ये चीजी स्माइल मत दो मुझे। फिर वो रोते रोते सॉफ्ट टॉयज फेंकने लगती है। सब बच्चे तुमसे प्यार करते हैं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। पढ़ाई ही बस मेरी स्किल है। किरण आगे आती है, उसके हाथ पकड़कर बोलती है, रोना मत। बाकी बच्चे भी उसके आसपास आ जाते हैं, सबकी आंखें नम। अगले ही पल इनामदा सब बच्चों को गले लगा लेती है और एक पीसफुल स्लंबर शुरू। बच्चे प्लस इनामदा एक साथ सो जाते हैं।
थोड़ी देर बाद सैरो अपने टाइगर वाले स्वेटर को घूर रहा होता है। रियू पूछता है, क्या हुआ? किरण बताती है, वो सैड है। ताका ने बोला था कि टाइगर वाली टी शर्ट बेवकूफ़ी है, क्योंकि उसने असली टाइगर देखा ही नहीं। ताका बोलता है, मैंने सच ही कहा। बस आ तो आता है, ताका का सर थपथपाकर डांट देता है। सैरो को इंसल्ट क्यों कर रहा था? ताका रोने लगता है, तुम हमेशा मुझे डांटते हो, तुम मुझे हेट करते हो। आ तो डेडपैन, ना पसंद करता हूं ना हेट करता, नॉर्मल। ताका और जोर से रोते हुए ऊसा की तरफ भागता है। आई हेट यू भाई। हयातो उसे उठाकर घर ले जाता है। ब्रदर ड्रामा खत्म। इसके बाद रियू कैतारो से कहता है, चलो इस वीकेंड जू चलते हैं, असली टाइगर दिखाऊंगा। बाकी बच्चे भी एक्साइटेड, हम भी चलेंगे। उसा आता है, और मैं भी, वीकेंड ड्यूटी मिलेगी, पैसे भी मिलेंगे। डिनर पर रियू चेयरवुमन से पूछता है, जू जा सकते हैं? वो मान जाती है, जाओ, पर उसा को पे नहीं करूंगी, मदर्स भी आ रही हैं। रियू उन्हें इनवाइट करता है, आप भी चलिए। वो नाक सिकोड़ती है, नहीं, जू स्टिंकी होता है। ट्रिप वाले दिन सेवा उन्हें बड़ा लंच बॉक्स और पैसे देकर भेजता है, चेयरवुमन की तरफ से। जू पहुंचकर रियू पैसे देकर उसा को पे करने की कोशिश करता है। उसा मना कर देता है, नहीं भाई, पर हाँ, बच्चों की फोटोज फादर्स को बेच दूंगा। हयातो अपनी बास्केटबॉल ड्रेस में टाका को ड्रॉप करता है, प्रैक्टिस पे जा रहा हूं, टेक केयर। सब एनिमल्स देखने निकलते हैं। बच्चे पहला एलिफेंट देखकर ही शॉक प्लस एक्साइटमेंट, आइए एलिफेंट। उसा नॉनस्टॉप उनकी फोटोज खींच रहा है। टाइगर जोन पर पहुंचते हैं। टाइगर रोर करता है और बच्चे डर से चीखकर उसा और मदर्स के पीछे छुप जाते हैं। सिर्फ सैरो कांच के सामने खड़ा रह जाता है, पर उसके चेहरे पर गहरी डर की शैडो। रियू उसे उठा लेता है। जंगल में होता तो सैरो फर्स्ट मील होता। फिर वे छोटे टाइगर कब्स देखने जाते हैं। सुपर क्यूट मोमेंट। लंच का टाइम होता है। रियू लॉकर से खाना लेने जाता है और देखता है सैरो एक फैमिली को जू एंजॉय करते देख रहा है। रियू की आंखें चुपचाप उस फैमिली से अपनी माँ बाप को इमेजिन करते हुए भर जाती हैं। काश वो होते। उसा उसे बुलाता है, चल जल्दी आ, लंच रेडी है। मदर्स सेवा के बनाए एनिमल शेप्ड लंच की तारीफ करती हैं, कितना क्यूट लंच है। लंच के बाद उसा बच्चों की एक और बड़ी ग्रुप फोटो लेता है, सबके मुस्कुराते चेहरों के साथ। बच्चे खरगोशों को देखकर खुश थे और सबको लग रहा था कि उनके पापा ये क्यूट तस्वीरें देखकर जरूर खुश होंगे। तभी कैतारो एक भेड़ की तरफ इशारा करता है और उसे शैगी बुलाता है, जैसे कि चेयरवुमन के कमरे की शैगी चेयर। रियू और कैतारो की एक बूढ़ी मैडम भी फोटो खींचती है। फिर टाका कैतारो को एक बाज दिखाता है और शेखी मारता है कि उसका नाम भी हॉक जैसा है। रियू उसे समझाता है कि हयाबुसा नाम के फैल्कन में हयातो का नाम भी छुपा है, लेकिन टाका तुरंत मना कर देता है कि हयातो उसका भाई नहीं है और कैतारो को लेकर आगे चल देता है। थोड़ी देर बाद वे लोग एक टॉय शॉप में पहुंचते हैं। बच्चे तरह तरह के खिलौने पकड़ पकड़ कर अपनी मम्मी से लेने की जिद करने लगते हैं। कैतारो को भी शैगी जैसा दिखने वाला एक कीचेन चाहिए होता है। बूढ़ी रियू उसे पैसे देने ले जाती है और टाका को यूजा की देखरेख में छोड़ देती है। यूजा टाका से पूछता है कि क्या वो अपने भाई के लिए कोई छोटा सा गिफ्ट लेना चाहेगा, लेकिन टाका शर्माकर बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। उसी समय उसे किसी आदमी की झलक दिखती है जो बिल्कुल उसके भाई जैसा लगता है, तो वो तुरंत उसके पीछे भाग जाता है। इधर यूजा सुवीनियर देख रहा होता है और बाकी लोग उसके पास आ जाते हैं, पर टाका गायब हो चुका होता है। शाम होने लगती है और उधर टाका उस आदमी के पीछे भागते भागते देखता है कि वो उसका भाई नहीं है, क्योंकि वो बस अपनी घड़ी देख रहा होता है। वो वापस लौटने के लिए दौड़ता है, लेकिन गिर जाता है। उसे महसूस होता है कि वो पूरी तरह से खो गया है और रोते रोते अपने बड़े भाई को पुकारता है। तभी हयातो अचानक पीछे से आकर उसे उठा लेता है। वो उसे बेवकूफ़ कहता है और बोलता है कि एक लड़का थोड़ा सा रास्ता भटकने पर नहीं रोता। तभी रियू भी पहुंच जाती है और राहत की सांस लेती है कि टाका सुरक्षित है। हयातो टाका के सिर पर हल्का सा थप्पड़ मारकर उसे माफ़ी मांगने को कहता है। दिन खत्म होने पर सब एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। वी को खुशी होती है कि हयातो आखिरकार आ गया, और वो बताता है कि टाका सच में अपने भाई के बिना बहुत अकेला हो गया था। हयातो गुस्से गुस्से में कहता है कि वो तो इसलिए आया क्योंकि उसकी माँ ने उसे डांटा था कि उसने टाका को अकेला छोड़ दिया। सोते सोते टाका धीरे से बड़बड़ाता है, आई लव यू भाई। ये सुनकर हयातो भी धीरे से कहता है, बेवकूफ़, मैं भी तुमसे नफरत नहीं करता। रियू मजाक में चिढ़ाती है कि भले ही तू ठंडा सा दिखता है, पर अपने भाई से बहुत प्यार करता है। अगले दिन जब कैरो किताब पढ़ रहा होता है, बाकी बच्चे खेल रहे होते हैं, यूजा कैलेंडर देखता है और याद आता है कि आज वैलेंटाइन डे है।
वो सब बच्चों को बुलाकर हाथ फैलाता है, लेकिन बच्चे कुछ समझते ही नहीं। कैरो अपना हाथ बढ़ा देता है तो वो कहता है, अरे ये नहीं, मुझे तुम्हारी मम्मियों के भेजे हुए वैलेंटाइन गिफ्ट चाहिए। बच्चे घबरा जाते हैं क्योंकि किसी के पास कुछ नहीं होता। इसी दौरान क्लास की लड़कियां वैलेंटाइन की बात कर रही होती हैं। वो शर्मीली लड़की युकी से पूछती है कि क्या उसका कोई क्रश है, तो वो लाल होकर हंसकर टाल देती है। एक लड़का रियू से पूछता है कि उसे किसी लड़की ने चॉकलेट दिया क्या। जब रियू मना करता है तो युकी राहत की मुस्कान देती है, क्योंकि उसे रियू पर क्रश होता है। तभी एक लड़की हयातो को चॉकलेट देती है, लेकिन वो ठंडे अंदाज में मना कर देता है, मुझे नहीं चाहिए। पीछे से लड़के चिल्लाते हैं, अगर तू नहीं चाहते तो हमें दे दे। सबसे ज्यादा अटेंशन कैचर है यागी, एक तेज और पॉपुलर लड़का जिसे लड़कियां ढेर सारी चॉकलेट देती हैं। ये देख इनामदा चिढ़ जाती है, क्योंकि स्कूल में गिफ्ट देना असल में बैन है। लड़कियां उल्टा ताना देती हैं, तेरा क्या प्रॉब्लम है, तू तो पूरा मजा खराब कर देती है। यागी बीच में आकर चॉकलेट ले लेता है और कहता है कि वो इन जेनरस गिफ्ट्स को इग्नोर नहीं कर सकता। क्लास के बाद वो इनामदा से पूछता है कि क्या वो बेबी सिटर कप के बारे में कुछ जानती है, क्योंकि उसे उसमें दिलचस्पी है। इनामदा को याद आता है कि डे केयर नए मेंबर्स ले रहा है। वो गुस्से से कहती है, जाके खुद पूछ ले, और वहां से निकल जाती है। यागी का दोस्त नेजू चुपचाप ये सब देख रहा होता है। इनामदा लड़कियों की बात याद करके सोचती है कि वो सच में हर जगह मज़ा खराब करने वाली लगती होगी। उसे लगता है कि डे केयर में बच्चे भी उसे पसंद नहीं करेंगे। दूसरी तरफ यागी डे केयर पहुंचता है और कहता है कि वो बेबी सिटर क्लब ज्वाइन करना चाहता है। ये सुनकर रियू खुशी से उछल जाता है। वो सब बच्चों से उसका परिचय करवाता है। यागी पिकटेल वाली किरण की तारीफ करता है तो वो शर्माकर पिकटेल हिलाती है। वो टाका से कहता है कि वो अपने भाई जितना कूल है। टाका तुरंत खुश हो जाता है। वो मिदोरी की आंखों की तारीफ करता है, वो भी खिल जाती है। फिर कजूमा और तकुमा को कहता है कि तुम दोनों बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड लगते हो। रियू हैरान रह जाता है कि यागी बच्चों से इतनी जल्दी घुल मिल कैसे गया। इसी दौरान लाइब्रेरी में इनामदा दो लड़कों को बात करते सुनती है कि यागी हमेशा बच्चों को घूरता रहता है। वो घबरा जाती है कि कहीं वो बच्चों को डरा तो नहीं रहा, इसीलिए वो दौड़कर डे केयर पहुंचती है। अंदर यागी कैरो की गोल मटोल गाल देखकर मुस्कुराता है और उसे हल्का सा छूने ही वाला होता है कि तभी इनामदा जोर से दरवाजा खोलकर चिल्लाती है, रुको। वो कमरे में घुसते ही फर्श पर खून देखकर घबरा जाती है, लेकिन तुरंत समझ जाती है कि ये खून यागी का है। वो कैरो के गाल बार बार दबा रहा था और उसी से उसकी नाक से खून निकल आया। लेकिन असली वजह और भी अजीब थी, क्योंकि तभी यागी का दोस्त नेजू डे केयर में पहुंचता है और जोर जोर से उस पर इल्जाम लगाने लगता है कि वो बच्चों के साथ कोई गलत हरकत कर रहा है। ये सुनते ही रयू डरकर तुरंत बच्चों को यागी से दूर कर लेता है। यागी सफाई देता है कि उसकी नाक इसलिए बह रही है क्योंकि उसने ज्यादा चॉकलेट खा ली थी। लेकिन नेजू तुरंत बोल देता है, मैंने तो तुम्हें चॉकलेट खाते देखा ही नहीं। वो उसे पकड़कर बाहर खींच ले जाता है। यागी मान लेता है कि वो बेबी सिटर क्लब ज्वाइन नहीं करेगा, लेकिन वो मासूमियत से पूछता है कि क्या वो कभी कभी सिर्फ बच्चों के गाल दबाने आ सकता है। दिन खत्म होने पर रयू और इनामदा एक साथ घर की तरफ चलते हैं। रास्ते में रयू अचानक कहता है, रुको, और एक दुकान में घुस जाता है। कुछ मिनट बाद वो वापस आता है और कैरो इनामदा को एक छोटा सा चॉकलेट बॉक्स थमाता है। रयू मुस्कुराकर कहता है, कैंपस के बाहर चॉकलेट देना मना नहीं है। इनामदा शर्माते हुए कहती है कि वो बस मज़ा खराब करने वाली है। रयू कहता है, मुझे तुम्हारा यही स्वभाव पसंद है। ये सुनकर इनामदा लाल पड़ जाती है। दूर से युकी उन्हें देख रही होती है और मन मन में सोचती है कि शायद दोनों के बीच कुछ चल रहा है। उधर यागी बच्चों के लिए चॉकलेट खरीद रहा होता है और नेजू से कहता है, मैं सोच भी नहीं सकता कि कैरो के गाल चॉकलेट से भरे होंगे, और इसी कल्पना में उसे फिर नाक से खून चलने लगता है। उसी समय सावा रयू और कैरो को अपनी बनाई हुई चॉकलेट देता है। कैरो धीरे धीरे हाथ बढ़ाता है तो सावा उसकी मदद करता है। चॉकलेट लेने के बाद कैरो अपने भाई का मुंह खोलने को कहता है और रयू उसे खाकर धन्यवाद कहता है। कैरो हंस पड़ता है। दूसरी तरफ इनामदार डे केयर के लिए सबसे अच्छी चॉकलेट चुनने में लगा होती है। अगली सुबह पीई क्लास में लड़के ठंड से कांप रहे होते हैं। रयू हयातो से पूछता है कि वो इतनी ठंड में भी कैसे खड़ा है। हयातो मानता है कि उसे भी बहुत ठंड लग रही है। तभी एक लड़का कहता है, तो क्या तू रोने वाला बच्चा है। उसी समय यूजा बच्चों को एक बड़ी सी ट्रॉली में लेकर पहुंचता है। बच्चे बाहर आने की जिद करते हैं और जैसे ही उन्हें छोड़ा जाता है वे रयू से लिपटकर उसे गर्माहट देते हैं। रयू मुस्कुराता है कि ये कितना अच्छा महसूस हो रहा है। रयू पूछता है कि ये ट्रॉली क्यों लाई गई है, तो यूजा बताता है कि बच्चे रास्ता भटक जाते हैं, इसलिए वो उन्हें इसमें रखता है। वो मजाक में कहता है, ये तो जानवरों की तरह इधर उधर भागते हैं। बच्चे तुरंत चिल्लाते हैं, यूजा हम जानवर नहीं हैं। यूजा उन्हें डराते हुए कहता है, अगर तुम लोग कहीं भाग गए तो कोई अजीब आदमी तुम्हें उठा ले जाएगा, अंधेरे कमरे में बंद कर देगा और तुम्हारी चीखें कोई नहीं सुनेगा। फिर वो तुम्हें पूरा निगल जाएगा।
रयू तुरंत उसे रोकता है कि बच्चों को मत डराओ, लेकिन यूजा कहता है कि वो बस उन्हें सावधान कर रहा है। बाकी लड़के देखते हैं कि रयू बच्चों के बीच कितना गर्म और आरामदायक महसूस कर रहा है, इसीलिए वे भी हाथ फैलाकर बच्चों की तरफ बढ़ते हैं, जैसे हीट पैक पकड़ने जा रहे हों। बच्चे चीखते हुए भागते हैं और लड़के उनके पीछे पागलों की तरह दौड़ते हैं। उसी समय झाड़ियों के पास एक रहस्यमयी आदमी बच्चों को देख रहा होता है। रयू दो छात्रों को किरण के पीछे जाते देखता है और किरण डरकर यूजा के पीछे छुप जाती है। टाका अपने भाई के पास भागकर मदद मांगता है। एक लड़का कजुमा को पकड़ लेता है और वो डर से रो पड़ता है। रयू देखता है कि तकुमा झाड़ियों में घुस गया है और वो उसे वापस बुलाता है। तभी वो अजनबी आदमी उसके सामने आ जाता है और अचानक तकुमा को पकड़ लेता है। रयू कैरो को एक लड़के को पकड़वाता है और पूरी ताकत से तकुमा को छुड़ाने दौड़ता है। वो चिल्लाता है, उसे छोड़ दो। हयातो तुरंत अपना जूता उतारकर उस अजनबी पर फेंकता है और एकदम सटीक निशाना लगता है। अजनबी गिर पड़ता है और तकुमा खुशी से चिल्ला उठता है, वाह। यूजा हंसते हुए कहता है, तेरा निशाना जबरदस्त है। रयू पूछता है कि क्या तकुमा इस आदमी को जानता है। तकुमा मुस्कुराकर कहता है, ये मेरे और कजुमा के पापा हैं। डे केयर में मौजूद आदमी माफ़ी मांगता है। रयू उससे पूछता है कि वो झाड़ियों में इतने चोरी छिपे क्यों घूम रहा था। यूजा बताता है कि ये आदमी एक एक्टर है और हाल ही में टूथब्रश के विज्ञापन में आया था। वो थोड़ा फेमस है, लेकिन रयू और हयातो तो उसे पहचानते ही नहीं। वो आदमी शर्म से रोने लगता है कि उसने अपनी फेम को ज़्यादा ही समझ लिया। वो बताता है कि ये उसकी 6 महीनों में पहली छुट्टी है और वो अपने बच्चों के साथ वक्त बिताना चाहता था, क्योंकि उसे डर है कि उसके बच्चे अब उसे पहचानते भी हैं या नहीं। रयू कहता है कि वो डे केयर में ही समय बिताए, यहाँ बच्चे सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। वो आदमी मान जाता है। रयू तकुमा और कजुमा को बुलाता है, कजुमा को उठाकर पिता की गोद में देता है, लेकिन तभी कजुमा रोने लगता है और दरवाजे की ओर इशारा करके कहता है। वो जैसे ही जाने लगता है, रयू उसे रोककर कहता है कि कजुमा अनजान लोगों की गोद में जाना बिल्कुल पसंद नहीं करता। ये बात उसके दिल पर और गहरा लगती है। रयू आगे कहता है कि अगर वो आज भी चला गया तो उसके और उसके बेटों के बीच की दूरी और बढ़ जाएगी। ये बातें सुनकर कुसुक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रयू मुस्कुराकर कहता है कि वो उसकी बच्चों से फिर से घुलने मिलने में मदद करेगा। तभी तकुमा हंसकर कहता है, कुसुक तुम तो रोने वाले हो। कुसुक तकुमा के साथ खेलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो कजुमा को उठाता है, कजुमा रोकर चिल्ला देता है, उसे वापस दो। वो मिदौरी को ऊपर उठाकर खेलने की कोशिश करता है, लेकिन कजुमा फिर रोने लगता है। रयू उसे समझाता है कि वो डरे हुए है, लेकिन कजुमा की रोने की आवाज़ रुकती नहीं। कुसुक बाकी बच्चों के साथ गाड़ी खींचने का खेल खेलता है, लेकिन कजुमा कहता है डरावना। तब यूजा धीरे से कहता है, मुझे नहीं पता था कि कजुमा अपने पापा को इतना नापसंद करता है। ये सुनकर कुसुक हताश होकर एक कोने में बैठ जाता है। फिर वो धीरे से अपने बेटों के पास आता है और कहता है कि उसने उनके मजे में दखल दिया। वो माफी चाहता है। वो कहता है, तुम लोग खूब मजे करो, मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। वो हाथ हिलाकर धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है, पर तभी वो एक लड़की से टकरा जाता है। लड़की उसे देखते ही जोर से चीखती है और ये आवाज बाकी लड़कियों को भी उसकी तरफ खींच लाती है। सभी लड़कियां उस अभिनेता को पहचानकर उसके ऑटोग्राफ और फोटो लेने लगी। उसी समय तकुमा और कजुमा रय्यू और हयातो की गोद में ऊपर उठे हुए थे और अपने पापा को पुकारते हैं, पापा वापस आओ। ये सुनकर कुसुक खुशी से रोने लगता है और भीड़ के बीच से निकलते हुए बच्चों की तरफ बढ़ता है। वो हैरान होकर पूछता है, क्या तुमने सच में मुझे पापा कहा? तभी एक टीचर सीटी बजाते हुए आती है और चेयरवुमन की फोटो दिखाकर लड़कियों को चेतावनी देती है कि अगर मैं तुरंत क्लास में नहीं लौटी तो उनका साल बर्बाद हो जाएगा। लड़कियां बिजली की तरह भाग जाती हैं। ये टीचर असल में कुसुक की पत्नी होती है। वो माफी मांगकर बताती है कि यूजा ने उसे सारी बातें बता दी थीं। वो कहती है कि वो बच्चों को उनके पिता की फिल्में दिखाती रही, लेकिन पिछली फिल्म में वो किडनैपर बना था, इसलिए कजुमा उससे डरता है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, लेकिन तुम उस रोल में बहुत कूल लग रहे थे। तभी तकुमा और कजुमा पूछते हैं, क्या आप हमारे साथ खेलेंगे? ये सुनकर कुसुक अपने दोनों बेटों को कसकर गले लगा लेता है। दोनों बच्चे अपने पिता के साथ बेहद खुश दिखाई देते हैं, जबकि कैतारो चुपचाप खड़ा होकर उस खुशहाल परिवार को देखता रहता है।